देखो, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसका बेसिक नॉलेज जो है वो आपने क्लास 9 में, आई थिंक आपको पता है इसका बेसिक नॉलेज क्या होता है। इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं वो आपको पहले से पता है। हम लोग बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे इस चैप्टर में, ग्रेविटेशन चैप्टर में। ग्रेविटेशन चैप्टर अगर आपका स्ट्रांग होगा तो 12th क्लास में एक और चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बिल्कुल सिमिलर है, ऑलमोस्ट 90%। तो ये चैप्टर अगर आपका स्ट्रांग हो जाता है तो आपका 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। ग्रेविटेशन में आपने ये स्टोरी तो जान ही रहे हो कि न्यूटन ने ये देखा कि एप्पल जो है वो नीचे को फॉल करता है, ये ऊपर क्यों नहीं जाता। ये क्वेश्चन उसके माइंड में राइज हुआ कि ये जो एप्पल है वो ग्राउंड की तरफ क्यों आता है, ग्राउंड की तरफ फॉल क्यों करता है। तो फिर न्यूटन ने इस पर रिसर्च किया और ये पाया कि यहाँ पर बात एप्पल और अर्थ की नहीं है, यहाँ पर बात है दो मासेस की। ठीक ना। जब भी कोई दो मासेस होता है पूरे यूनिवर्स में, मान लो ये फर्स्ट मास है m1 और ये सेकंड मास है m2, तो न्यूटन ने ये देखा कि दो मासेस जो है वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये हमेशा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं विद अ पार्टिकुलर फोर्स। ठीक है। तो कोई भी दो मासेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इसी पर उन्होंने एक लॉ दे दिया जिसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है और इस लॉ को उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते हुए फॉर्मूला डिराइव किया है, इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है। ठीक ना। तो हम लोग भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिराइव करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, दो मासेस यहाँ पर लिए m1 और m2, दोनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग भी एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करते हैं। न्यूटन ने ये देखा कि जब दो मासेस हैं इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा है, फोर्स F। तो ये जो फोर्स है एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 और m2 के प्रोडक्ट के। मतलब जितना ज्यादा इन दोनों मासेस का प्रोडक्ट आएगा उतना ज्यादा इनके बीच में फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट को ऐसे समझ सकते हो कि मान लो स्टार्टिंग में न्यूटन ने यहाँ पर 2 kg रखा होगा, यहाँ पर 2 kg रखा होगा, प्रोडक्ट कितना आ रहा है 4। फिर यहाँ पर 4 kg रख दिया, यहाँ पर 4 kg रख दिया, यहाँ पर अब प्रोडक्ट आ रहा है 16। तो 4 जो है एक दूसरे को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। ओके। फिर न्यूटन ने ये देखा कि जब में इन दोनों के मासेस के बीच का जो सेपरेशन है r, इसको डबल कर दिया गया, डबल, पहले जितना था उसका डबल कर दिया गया, तो फोर्स का वैल्यू डिक्रीज कर गया, नो डाउट। मगर जो डिक्रीज हुआ है वो 4 टाइम्स डिक्रीज हो गया। ठीक है। और जब इन दोनों को पास ले आया गया, हाफ डिस्टेंस पर ले आया गया, तो कंपेयर करके देखा गया कि अब जो इनके बीच में फोर्स लग रहा है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया। इससे एक चीज तो क्लियर है कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है r के, मगर स्क्वायर भी है इसमें। ठीक ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, r इज द सेपरेशन बिटवीन द मासेस, सेपरेशन बिटवीन द मासेस। तो यहाँ पर ये जो फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, इसी को हम लोग कह देते हैं कि ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स, इट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। कहीं क्वेश्चन आया तो आप कह सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। दिस मींस दैट दिस, ओके, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। कंबाइन कर दो रिजल्ट को, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय सेपरेशन का स्क्वायर। एक कांस्टेंट आएगा नो डाउट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट g, m1 m2 बाई r स्क्वायर। ठीक है। ये बन गया ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला और इसको कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि दो मासेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद अ पार्टिकुलर फोर्स, और ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। ओके, दिस इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा जी को डिस्कस कर लेते हैं। जी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, इसका नाम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि पूरे यूनिवर्स में जी का वैल्यू जो है वो फिक्स है। ओके, और जी का वैल्यू पता ही होगा आपको, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, यहाँ से पर के जी स्क्वायर। ओके, इसका नाम यूनिवर्सल क्यों है क्योंकि ये जो वैल्यू है ना 6.67 इंटू 10⁻11, ये पूरे यूनिवर्स के लिए फिक्स है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, लाइक दिस। तो ये हम लोग कह सकते हैं दिस इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पर एक क्वेश्चन छोटा सा अराइज हो सकता है कि आप एक काम करें, इस जी जो है इसका डायमेंशन बता दें, जी का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, तो डिराइव कर लेते हैं। जी का यूनिट देखो यहाँ पर, जी का यूनिट जो है इसी से डिराइव हो जाएगा। न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mL/t-2 होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन हो गया m स्क्वायर। फिर यहाँ पर डिवाइड करेंगे केजी, केजी मतलब मास, मास का होता है m स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया, मीटर जो है ना, मीटर का तो l होता है ना, यहाँ पे m स्क्वायर नहीं है, l स्क्वायर है। ओके, l स्क्वायर। ये सॉल्व करके आ जाएगा m-1 l³ t-2। अब चाहो तो इसको याद रख सकते हो, पूछा जाता है कई बार। ये वैल्यू आप याद रखो, ये हो गया जी का वैल्यू। तो यही कॉन्सेप्ट जो है ना यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि ये जो आपका जो फर्स्ट मास है ये अर्थ था और सेकंड मास जो था वो एप्पल था। ठीक ना, ये एप्पल था सेकंड मास। तो एप्पल पर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ये फर्स्ट मास है, ये m1 मास है, और एप्पल जो है वो सेकंड मास है, m2 मास है।
ठीक है। इन दोनों के बीच में जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर आपको एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो आप डिस्टेंस लेते हो m1 और m2 के बीच का जो डिस्टेंस लेते हो वो बेसिकली मासेस के बीच का डिस्टेंस नहीं होता है, उनके सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस होता है। r इज द सेपरेशन, r इज द सेपरेशन बिटवीन द COM ऑफ द मासेस। ओके, उनके बीच का सेपरेशन होता है। अगर कहीं आपको क्वेश्चन में ये लिखा हो कि दो स्फीयर है, ओके, दो स्फीयर है, उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स आप वैल्यू फाइंड आउट करो, अगर मास m1 है और इसका मास m2 गिवन है, तो यहाँ पर आपको जो सेपरेशन लेना होगा r का वैल्यू, सेपरेशन जो आप फॉर्मूले में लिखोगे F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर में जो r होता है वो कहाँ होता है, सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसके सेंटर ऑफ मास से इसके सेंटर ऑफ मास के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं सेपरेशन इस फॉर्मूले में। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन COM ऑफ द टू बॉडीज। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये क्वेश्चन तो कुछ ऐसा हो गया कि ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है C1 और C2। ठीक है, C1 और C2 इनके बीच का सेपरेशन है R। तो एक्चुअली ये फॉर्मूला जो है, ये जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला जो है वो पॉइंट मासेस के लिए वैलिड है, पॉइंट मासेस। ओके, क्योंकि आपके पास अगर कोई बॉडी भी होता है ना तो आप क्या एज्यूम करते हो, उसके सेंटर ऑफ मास पे एज्यूम करते हो, तो आप इनडायरेक्टली कह सकते हो कि ये जो फॉर्मूला है वो पॉइंट मासेस के लिए वैलिड है। लाइक दिस, कोई भी मासेस होगा उसका सेंटर ऑफ मास के बीच के सेपरेशन को लेने का ये लॉजिक बन जाता है कि एफ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये पॉइंट मासेस के लिए वैलिड होता है। बाकी हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के इसके कैरेक्टरिस्टिक में, जब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो, अभी आपने सिर्फ ये जाना कि अगर आपके पास दो मासेस हैं, ठीक है, दो पॉइंट मासेस हैं, इनके बीच में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, अभी आपने सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को डिस्कस किया कि इसके फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो m1 m2 बाई आर स्क्वायर इंटू जी होता है। ठीक ना, ये m1 है, ये m2 है, सेपरेशन r है, ये तो मैग्नीट्यूड है। अब अगर अब हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करने का मतलब ये हो गया कि हम लोग अब मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके डायरेक्शन को भी डिस्कस करेंगे। अब इसको मैं केस फर्स्ट मान रहा हूँ, ठीक ना, केस फर्स्ट मतलब यहाँ पर मैं सिर्फ वन डायमेंशन की बात करूंगा, मतलब एक्स एक्सिस में आपके मासेस प्लेस होंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, लाइक दिस। ओके, एक मास जो है वो यहाँ पर प्लेस्ड है, एक मास जो है वो यहाँ पर प्लेस्ड है, सेकंड मास जो है वो यहाँ पर प्लेस्ड, दो मासेस हैं, पॉइंट मासेस m1 और m2, ये मासेस प्लेस्ड है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो ये r है। ये मासेस इस मासेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है F4 से, तो ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है F4 से। इसको आप कह दो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और इसको आप कह दो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक, स्टार्ट करते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। वैल्यू क्या है मैग्नीट्यूड का, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। डायरेक्शन की बात करें तो F12 का डायरेक्शन जो है, अगर मैं इसका नेमिंग कर दूं A और B, तो ये AB के अलॉन्ग है, आप लिख सकते हो अलॉन्ग AB। अगर मैं AB के अलॉन्ग ये कहूँ कि ये वेक्टर है R, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो G m1 m2 बाई आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R, एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ R। आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर जो होता है, एनी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो यहाँ पर मैं यही करने वाला हूँ, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और इस r की जगह लिखने वाला हूँ वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू बन जाएगा जी m1 m2 बाई आर क्यूब इंटू आर। दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, इन वेक्टर फॉर्म। ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट जो है जी m1 m2 बाई आर क्यूब, ये आपको मैग्नीट्यूड दे रहा है, और ये आर वेक्टर जो है इसका डायरेक्शन बता रहा है कि इसका डायरेक्शन जो है आर वेक्टर के अलॉन्ग है। ठीक ना, ए बी के अलॉन्ग। आगे बात करते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की बात करते हैं। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ओके, इसका वैल्यू भी वैसे ही होगा जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब देखो, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट है, मतलब बी से ए की तरफ, तो आप यहाँ लिख सकते हो माइनस ऑफ यूनिट वेक्टर, इसका जस्ट अपोजिट है, क्योंकि ए बी डायरेक्शन को आपने क्या माना आर वेक्टर के अलावा, तो बी ए डायरेक्शन का क्या होगा अपोजिट टू आर वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर। इस माइनस को आप यहाँ कर दो, माइनस जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और इस यूनिट वेक्टर को फिर से वैसे ही लिखो आर वेक्टर इंटू आर, फिर से सेम फॉर्मूला आएगा जी m1 m2 बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। अगर आप कंपेयर करोगे, अगर आप कंपेयर करोगे F21 को और F12 को, तो दोनों का वैल्यू जो है सेम है, बस माइनस साइन का डिफरेंस है। इससे हम लोग को यह पता चल गया कि F12 जो है वो माइनस ऑफ F21 है। ओके,
तो इससे ये समझ में आ गया हम लोगों को कि ये जो न्यूटन्स लॉ में जो फोर्सेज एक्ट करते हैं ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। ओके, न्यूटन्स लॉ है वो बेसिकली न्यूटन्स थर्ड लॉ का ही एप्लीकेशन है। दिस प्रूव दैट दीज आर एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। न्यूटन्स का थर्ड लॉ याद है ना, अगर m1 मास m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो m2 मास भी है m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ये इधर एक्ट कर रहा है, इधर एक्ट कर रहा है। दोनों फोर्स जो है वो डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट कर रहे हैं, F12 m1 पर एक्ट कर रहा है और F21 m2 पर एक्ट करता है। तो ये तीनों कंडीशन इन्होंने सेटिस्फाइड कर दिया एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये कुछ नहीं होता है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। और ये हो सकता है कि आपके पेपर में ये डेरिवेशन प्रूफ करने के लिए आ सकता है कि आप प्रूफ करें, जस्ट 2 और 3 मार्क्स में आ सकता है कि आप प्रूफ करें कि दिस इज बेसिकली द एक्शन रिएक्शन पेयर। ये प्रूफ कर देना इस तरह से, या नहीं तो 1 मार्क्स में आएगा कि सिर्फ राइट द ग्रेविटेशनल लॉ इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म, या राइट ग्रेविटेशनल लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो ये लिख देना, बस फिगर ड्रॉ करके ये लिख देना है। ठीक है, तो इसको समझ लो। इसका हम लोग अब सेकंड केस करने वाले हैं। ये तो मैंने 1 डायमेंशन में इसको प्लेस किया, नेक्स्ट हम लोग इसको 2 डायमेंशन में प्लेस करेंगे। नेक्स्ट जो है हम लोगों का, इसमें भी आपको न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ लिखना है इन वेक्टर फॉर्म फॉर 2 डायमेंशन। यहाँ पर जो मासेस प्लेस है ये 2D में प्लेस्ड है। जैसे यहाँ पर जो मास प्लेस्ड है उसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से मान लो r1 है। ओके, जो सेकंड मास यहाँ B पॉइंट पर प्लेस्ड है इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो r2 है। ठीक है, r2 वेक्टर है। तो इस केस में भी आपको जो है ग्रेविटेशनल लॉ लिखना है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म। इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म का सिंपल मीनिंग होता है कि आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताएं। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दोनों मासेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नो डाउट। ये m1 मास जो है वो m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसको लिख दो फोर्स ऑन 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, ये फोर्सेस इसी तरह से एक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स होते हैं। सेंट्रल फोर्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग हमेशा एक्ट करता है। सेंट्रल फोर्स अगर आपको नहीं पता है तो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल फोर्स क्या होता है, नॉन सेंट्रल फोर्स क्या होता है। ये दोनों फोर्स जो है वो इस तरह से एक्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ओके, इस बॉडी पर फोर्स निकाल रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, m1 m2 बाई, अगर मैं इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको आर ले लेता हूँ, ये मैंने आर ले आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन जो है वो ए से बी के अलॉन्ग है। तो ए बी के डायरेक्शन को अगर मैं कहूँ कि ये आर वेक्टर है इस तरह से, तो आप लिख सकते हो इसमें सिंपली ये आर वेक्टर के अलॉन्ग है। ए से बी वेक्टर को मैंने आर वेक्टर कह दिया। ओके, आप चाहो तो यहाँ पर कह सकते हो कि मैं ए बी वेक्टर को यहाँ पर आर वेक्टर ट्रीट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे अभी जैसे मैंने बताया था आपको कि एनी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। अगर यहाँ से आप गौर से देखोगे तो आपको यहाँ पर ट्रायंगल लॉ दिख रहा होगा, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, ओके, और ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, सेकंड वेक्टर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये r1 वेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक ये r2 वेक्टर है, a से लेकर b तक को मैंने क्या माना, r वेक्टर, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये r वेक्टर है, तो ये फर्स्ट वेक्टर हो गया, ये सेकंड वेक्टर हो गया, तो ट्रायंगल लॉ से ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो आप लिख सकते हो r वेक्टर इज इक्वल टू r2 माइनस r1 वेक्टर। ओके, और कोई भी जो वेक्टर होता है उसका यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में अगर आपको लिखना होगा तो ऐसे लिखते हो, वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, r2 माइनस r1 बाई इसका मैग्नीट्यूड, r2 माइनस r1 का मैग्नीट्यूड। ओके, लाइक इसका हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पर। f इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ओके, इसका ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, इसका डायरेक्शन किसके अलॉन्ग है, आर वेक्टर के अलॉन्ग है। आर वेक्टर के अलॉन्ग है, तो यहाँ पर मुझको यूनिट वेक्टर लिखना चाहिए था, गलती से लिखा गया। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं। F12 को आप लिखोगे जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यूनिट वेक्टर का वैल्यू होता है r बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, और इसकी जगह आप लिखने वाले हो r2 माइनस r1, r2 माइनस r1 बाई r2 माइनस r1 का मैग्नीट्यूड, लाइक दिस। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये फाइनल आंसर है जी m1 m2 बाई, ये r भी क्या है आपका मैग्नीट्यूड है, ये r क्या है मैग्नीट्यूड ही है ना, इसको तो सिंपली ये भी तो लिख सकते हो ना, ये r तो लिख सकते हो, तो आर स्क्वायर है, ये भी सेम है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये कर सकते हो r2 माइनस r1 का होल क्यूब, और यहाँ हो गया r2 माइनस r1। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा, थोड़ा इस तरह से समझना मुश्किल है। ठीक ना, ये कहना क्या चाह रहा है, पहले तो ये फॉर्मूला देख लो। जब आपका दो बॉडी कैसे प्लेस हो, 2D में प्लेस हो,
ओके 2D में प्लेस हो, 2 डायमेंशन में प्लेस हो, तब उनके बीच में जो फोर्स एक्ट करता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इस तरह से निकाला जा सकता है, जी m1 m2 बाई r2 माइनस r1 का होल क्यूब, इनका पोजीशन वेक्टर है r1 r2, और ये पार्ट जो है उसका डायरेक्शन बता देगा, ये पार्ट मैग्नीट्यूड बताएगा और ये पार्ट डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, मैं फर्दर और सॉल्व कर देता हूँ F21 के लिए भी, उसके बाद मैं एक एग्जांपल दूंगा, उससे कंफर्म है आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ F21, तो इसको थोड़ा मैं शॉर्ट में लिखूंगा F21 को। F21 ये फोर्स है जो B से A की तरफ एक्ट कर रहा है, वैल्यू लिखूंगा जी m1 m2 बाई यहाँ पर आर स्क्वायर। अब इसका जो डायरेक्शन है F21 का वो ए बी के अलॉन्ग नहीं है, वो बी ए के अलॉन्ग है, बी ए मतलब लेफ्ट जा रहा है। ओके, तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन जो है वो माइनस ऑफ यूनिट वेक्टर आर है। अब ये माइनस यहाँ पर आ गया, ओके, ये माइनस जो है वो यहाँ आ जाएगा, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यूनिट वेक्टर की जगह फिर से आप ये पूरा वैल्यू पुट कर दोगे, r2 माइनस r1, r2 माइनस r1 बाई r2 माइनस r1 लाइक दिस। फिर से सेम फॉर्मूला आएगा, मगर जब आप ये माइनस को अंदर ले जाओगे तो ये r1 माइनस r2 हो जाएगा, तो बस यही चेंज हुआ है यहाँ पर। F21 का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है जी m1 m2 r1 माइनस r1 माइनस r2, यहाँ पर हो जाएगा ये, और यहाँ हो जाएगा r2 जो भी है r1 माइनस r2 का होल क्यूब भी आप लिख सकते हो। तो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, बस यहाँ पर R1 माइनस R2 है, तो यहाँ पर R2 माइनस R1 है, वैल्यू वैल्यू सेम ही है। यहाँ पर फिर से प्रूफ हो गया कि F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 लाइक दिस। तो फिर से ये प्रूफ हो गया कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये प्रूफ हो गया कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है फिर से। अब मैं समझाता हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेरा जो फर्स्ट मास है वो 2 kg का मास है, ओके, और ये प्लेस्ड है, इसका जो पोजीशन है प्लेस जो है वो 1,1 पर प्लेस्ड है। ठीक, एक और मास है m2, वो है 4 kg का मास है और वो प्लेस्ड है 4,5 पोजीशन पर। ओके, तो आपको फाइंड आउट करना है फोर्स ऑन फर्स्ट मास ड्यू टू सेकंड मास, ओके, या आपको फाइंड आउट करना है फोर्स ऑन सेकंड मास ड्यू टू फर्स्ट मास। ओके, इस तरह से। तो आपने देखा कि इसका तो कोऑर्डिनेट दिया हुआ 1 1 और 4 1, मतलब ये 2D का क्वेश्चन, 2 डायमेंशन का क्वेश्चन है, इसमें वेक्टर लॉ सॉरी ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म यूज होगा 2D डायरेक्शन वाला। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो आई कैप प्लस जे कैप है। ओके, उसी तरह से सेकंड वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर है वो लिख सकते हो 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप। आप चाहो तो इसको ड्रॉ भी कर सकते हो, ओके, वैसे ड्रॉ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब फर्स्ट मास जो है वो 1,1 वो यहाँ पर कहीं पर है, और सेकंड मास जो है वो 4,5 यहाँ कहीं पर है, ये m2 मास है, ये m1 मास है। ये मैंने ड्रॉ किया r1 वेक्टर, और ये मैंने एक और ड्रॉ कर दिया r2 वेक्टर, इस तरह से। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको पता है वैल्यू फॉर्मूला तो इसका पता है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का फॉर्मूला, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का फॉर्मूला है जी m1 m2। अब यहीं पर आपको समझना है कि नीचे क्या लिखना है आपको। ओके, यहाँ देखो, अगर मैं कंपेयर करा दूं फिर से डेरिवेशन से, यहाँ देखो, पहले मास पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आया आपका वो R2 माइनस R1 है, मतलब सेकंड वाले मास का पोजीशन वेक्टर से माइनस कर दो पहले वाले मास का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और उसी तरह से अगर सेकंड वाले मास का निकालना है उस पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, तो सारा वर्क सेम करो, मगर इसमें क्या करो, पहले वाले मास के पोजीशन वेक्टर से दूसरे वाले मास का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दो। मतलब कि अगर मुझको फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालना है, मतलब इस पर मास निकालना है, इस पर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 पर, तो R2 माइनस R1 करना पड़ेगा, R2 माइनस R1 का होल क्यूब, और यहाँ लिखना पड़ेगा R2 माइनस R1 लाइक दिस। वैल्यू जी फर्स्ट बॉडी का मास है 2 kg, सेकंड बॉडी का मास है 4 kg। यहाँ पर मैं सॉल्व कर लेता हूँ, R2 माइनस R1, 4i माइनस आई कितना हो जाएगा 3i, प्लस 5j माइनस j कितना हो गया 4j कैप, ये हो गया। और इसका मैग्नीट्यूड लेना है, 3i कैप प्लस 4j कैप का मैग्नीट्यूड का क्यूब लेना है। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया 4 टू 8g, और इसका मैग्नीट्यूड सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड याद है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का होल क्यूब, और ये हो गया डायरेक्शन 3i कैप प्लस 4j कैप। मैं डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ, ओके, 8g, ये 5 हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा ये, ओके, और डायरेक्शन होगा 3i कैप प्लस 4j कैप। तो फाइनल आंसर जो है वो है 8g, ओके, बाई 125 3i कैप प्लस 4j कैप इज द आंसर। ओके, ये पार्ट जो है वो मैग्नीट्यूड बता रहा है, ओके, और ये पार्ट जो है डायरेक्शन बता रहा है।
और अभी हम लोग ने प्रूफ किया है F21 निकालने की जरूरत नहीं है, फिर से इतना लेंथी प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ने प्रूफ कर लिया है कि F12 जो है वो क्या होता है, माइनस ऑफ F21 होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। तो अगर इस पर इतना फोर्स एक्ट कर रहा है तो इस पर भी सेम ही फोर्स एक्ट करेगा, F21 का वैल्यू भी सेम होगा, बस डायरेक्शन जो है वो अपोजिट कर देना है। 8G by 125, ओके, 3I कैप प्लस 4J कैप, डायरेक्शन नेगेटिव यहाँ पे लगा दो, दिस इज आंसर। तो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके, ये है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो फोर्स अभी आपने डिस्कस किया, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये जो फोर्स है इसी फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स को हम लोग समझेंगे कि इसका प्रॉपर्टीज क्या है, वन बाई वन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, एक चीज तो देखो, ये जो फोर्स है ये दो मासेस के बीच में एक्ट कर रहा है, ओके, ये दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स, ये जो फोर्स है बिल्कुल इंडिपेंडेंट है मीडियम से, मतलब कि अगर ये दो मासेस को, अगर इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मान लो 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन के फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नो डाउट। तो अगर मैं इस पूरे एक्सपेरिमेंट को वाटर में करूँ, मतलब मीडियम चेंज कर दूं, तो इस पर फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखो फोर्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जी का वैल्यू चेंज नहीं होता है, पूरे यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट है, मास का वैल्यू भी कांस्टेंट होता है पूरे यूनिवर्स में, ओके, जब तक आप क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हो तब तक तो कांस्टेंट है, और आर का वैल्यू आपने चेंज किया नहीं, तो ये फोर्स का वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगा, इसलिए कहते हैं कि ये जो फोर्स है वो जो है मीडियम से इंडिपेंडेंट है, मीडियम चेंज करो या नहीं करो उसके फोर्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जितना फोर्स एयर में एक्ट कर रहा है उतना ही फोर्स वाटर में भी एक्ट करेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन द पॉइंट मासेस या पार्टिकल्स, लाइक दिस, बिटवीन द पार्टिकल्स। सेकंड, इसका जो फोर्स का नेचर जो होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एप्पल हमेशा नीचे को आता है, इससे प्रूफ हो जाता है इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। थर्ड, थर्ड जो है, ये जो लॉ है इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, ये जो लॉ है कंप्लीट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ का मतलब समझ रहे हो? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ कहने का मतलब ये हर जगह वैलिड है, दो प्लैनेट के बीच में भी वैलिड है और दो एटम के बीच में भी वैलिड है, मतलब ये इंटर प्लैनेटरी लेवल से लेकर के इंटर एटॉमिक लेवल तक वैलिड है ये फोर्स, ओके। ये कॉन्सेप्ट, ये लॉ, ये फोर्स जो है इंटर प्लैनेटरी से लेकर के दो प्लैनेट के बीच से लेकर के दो प्लैनेट के बीच में भी ये फोर्स एक्ट करता है, से लेकर के इंटर एटॉमिक लेवल तक, मतलब हर जगह ये वैलिड है, ऐसे समझ, इंटर एटॉमिक लेवल तक भी ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो बताने जा रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है। ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स, मैंने आपको वहां बहुत डिटेल में बता दिया था कि ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, तो कंजर्वेटिव फोर्स है, इससे प्रूफ हो जाता है कि वर्क डन इन ए क्लोज लूप क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया है पहले भी, ओके। और तीन ही कंजर्वेटिव फोर्स हैं आपके पूरे फिजिक्स में, एक तो कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फोर्स है, एक आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, और एक आपने पढ़ लिया है स्प्रिंग फोर्स, दैट इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये जो फोर्स है ये सेंट्रल फोर्स है, ओके, जैसे मैंने कहा था बताता हूँ सेंट्रल फोर्स क्या होता है। सेंट्रल फोर्स कहने का मतलब एक ऐसा फोर्स जो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अलाउंग एक्ट करता है, जैसे ये देखो, ये M1 मास है, ये M2 मास है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नो डाउट, मगर ये जो अट्रैक्शन फोर्स का डायरेक्शन होगा हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अलाउंग होगा, ये लाइन ज्वाइनिंग है इसके अलाउंग हमेशा एक्ट करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये जो फर्स्ट मास है और ये जो सेकंड मास है और ये लाइन ज्वाइनिंग है, तो ये मास इसको अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा अगर होता है तो ये कहलाएगा नॉन सेंट्रल फोर्स। तो कंजर्वेट, ये जो आपका फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सेंट्रल फोर्स हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अलाउंग एक्ट करेगा। एक और एग्जांपल से समझो, मान लो आपके पास तीन मासेस है, लाइक दिस, तो ऐसे समझो, ये फर्स्ट मास, सेकंड मास, थर्ड मास, इस तरह से, ये फर्स्ट मास जो है वो सेकंड मास को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, उसी तरह से टू जो है वो थ्री को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, तो थ्री जो है वो टू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ओके, थ्री जो है वो वन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, वन जो है वो थ्री को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ओके, इस तरह से आप समझ सकते हो सेंट्रल फोर्स है ये, ठीक है। नेक्स्ट, एक चीज तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, कहने का मतलब होता है कि ये इट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, और एक चीज मैंने अभी प्रूफ भी कर दिया कि ये जो फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ है ये, एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। एक और जान लो इसके बारे में जिसको कहते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन,
इट फॉलो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये सुपरपोजिशन क्या होता है, तो इसका दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट मैं अभी बता देता हूँ। एक स्टेटमेंट ये कहता है कि ये जो दो मासेस हैं, ठीक, दो मासेस हैं, इनके बीच में मान लो कुछ फोर्स एक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है वो 10 न्यूटन का फोर्स है, ठीक। अब मैं यहाँ पर एक और मास रख देता हूँ, थर्ड मास। थर्ड मास, ये फर्स्ट मास था, ये सेकंड मास था। थर्ड मास रखने से लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि थर्ड मास रखने से इस 10 न्यूटन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, मतलब दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। थर्ड मास हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर थर्ड मास यहाँ पर है तो भी 10 न्यूटन, अगर यहाँ पर थर्ड मास नहीं है तो भी 10 न्यूटन, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इससे इसके आने की वजह से क्या होगा तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे बाद में, ठीक है। सिर्फ अभी याद रखना है कि दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स इंडिपेंडेंट है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ थर्ड मासेस। थर्ड मासेस हो या नहीं हो, दो मासेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा तीसरे मास के आने या नहीं आने से। एक चीज और समझ लो जो मैं बार बार यूज कर रहा हूँ मगर लिख नहीं रहा हूँ, वो ये है कि ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए वैलिड है, पॉइंट मासेस के लिए वैलिड है। ओके, वैलिड फॉर पॉइंट मासेस ओनली। कहने का मतलब मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे दिया कि ये एक फर्स्ट बॉडी है और ये सेकंड बॉडी है, इस तरह से इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करो। तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि अगर मैं फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करूँ, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2, ये m2 मास है, बाई r, डिस्टेंस क्या लेना है इसके बीच का, ये डिस्टेंस लेना है, ये डिस्टेंस लेना है, ये डिस्टेंस लेना है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका अपना एक सेंटर ऑफ मास होगा, इसका अपना एक सेंटर ऑफ मास होगा, उन दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच के डिस्टेंस को लेना है। तो इस तरह से आपने इन बॉडी को किस में कन्वर्ट कर दिया, पॉइंट मासेस में कन्वर्ट कर दिया। दैट्स वाई इसको कहते हैं कि ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए वैलिड है। ठीक, इस तरह से। तो आप याद रखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये इंडिपेंडेंट है, ये पूछा जाता है। ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऐसा कोई केस नहीं होगा कि रिपल्सिव हो जाए। ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये यूनिवर्सल है इसीलिए तो ये तो आपको पता ही होगा। याद रखो कंजर्वेटिव है, सेंट्रल है, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आई थिंक आपको पहले तो ये लिख लेना है 1 2 3 4, बाकी कोई भी आप इसमें से चूज कर लेना। हाँ, तो अभी आपने ये देखा कि ये मान लो आपका ये अर्थ है, ठीक है, और ये रहा वो एप्पल, इस तरह से। इन दोनों के मासेस हैं m1 मास ऑफ एप्पल और ये मास ऑफ अर्थ m2, या ये m1 है और ये मास ऑफ एप्पल m2 है। ये इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है लाइक दिस। अर्थ जो है वो एप्पल को नीचे अट्रैक्ट कर रहा है जिसकी वजह से ये नीचे आ रहा है। एप्पल भी जो है वो अर्थ पर सेम फोर्स लगाएगा, ठीक है। मतलब जितना फोर्स एप्पल जो है वो अर्थ पर लगा रहा है, अर्थ भी एप्पल पर उतना ही फोर्स लगा रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एप्पल नीचे आ रहा है, अर्थ ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग ने प्रूव कर लिया है ना कि ये जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑन एप्पल ड्यू टू अर्थ इज इक्वल टू फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू एप्पल। ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। इन दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, सेम ही होता है, डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एप्पल नीचे क्यों आ रहा है, अर्थ ऊपर क्यों नहीं जा रहा, ठीक है। इसका सिंपल सा आंसर है क्योंकि इनमें जो फोर्स लग रहा है, फोर्स का वैल्यू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है एफ बाई एम। ओके, दोनों पर लगने वाला फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, ये फोर्स का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, सेम। तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो एप्पल का मास इतना कम है इसके कंपैरिजन में कि 100% एक्सेलरेशन आपका किसका होता है, एप्पल का होता है। और मास का, अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि उसका एक्सेलरेशन इतना कम होता है कि आपको दिखेगा ही नहीं कभी। ओके, होगा ही नहीं। ओके, इतना कम होगा कि उसको आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। इसीलिए एप्पल हमेशा आपको नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा, अर्थ कभी ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई देगा। ऑल्दो दोनों पर लगने वाला जो फोर्स है वो सेम है, मगर मासेस के डिफरेंसेस की वजह से अर्थ, एप्पल का एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अर्थ। अर्थ का तो ऑलमोस्ट जीरो ही होता है। दैट्स वाई एप्पल नीचे आएगा, अर्थ ऊपर नहीं जाएगा, इससे आप कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ऐसे समझ दो, वाइवा में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कि आपका मास है मान लो 50 kg, 50 kg, ठीक। मेरा मास जो है वो 70 kg है, ओके, और मैं आपके पास हूँ, 1 मीटर के बीच का गैप है हम लोगों के बीच में। तो हम लोग एक दूसरे को क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम दोनों पास क्यों नहीं आ रहे। ऐसा नहीं होता डे टू डे लाइफ में, हम लोग कभी ऐसा नहीं देखते कि दो पर्सन है तो कुछ गैप पर है तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं ऐसा होता, ठीक है। ऑल्दो इनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल लॉ हर जगह वैलिड है, यहाँ पर भी वैलिड है, तो वो हम लोग को अट्रैक्टिव फोर्स दिखता क्यों नहीं है। रीजन देखो होता है क्या, इन दोनों के बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स आप निकालोगे भी तो इसका वैल्यू देखो कितना आएगा, एफ इज इक्वल टू जी, मास कितना है 50, मास कितना है 70 और सेपरेशन कितना है 1 मीटर का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, जी का वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ओके, और इसको अगर आप सॉल्व भी कर लोगे तो कितना ही आ जाएगा वो भी आप देख लो।
अब वैल्यू देखो, फोर्स का जो वैल्यू है वो 10⁻⁻11 न्यूटन, इतना कम फोर्स है। 10⁻⁻11 का मतलब समझ रहे हो, वेरी स्मॉल फोर्स। इतना वीक फोर्स है ना कि आपको फील ही नहीं होगा, इतना वीक फोर्स है कि आपको फील ही नहीं होगा ये फोर्स, ठीक है। तो दैट्स वाई आप कह सकते हो कि ऑफ कोर्स फोर्स तो एक्ट कर रहा है, मगर इतना वीक है ये कि आपको ये फील नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, एक पॉइंट और ऐड कर लो इसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पूरे नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स, ओके, सबसे वीकेस्ट फोर्स है, वीकेस्ट। वीकेस्ट है इसका मतलब और भी फोर्सेस होंगे, ऑफ कोर्स फोर्स होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस है, उसमें से एक फंडामेंटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, थर्ड जो है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, और फोर्थ जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो वीकेस्ट फोर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही यही आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत वीक है, ठीक है। मगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हम लोग को यहाँ पर दिख नहीं रहा है, मगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग को दिख जाता है कब, जब एक मास एप्पल हो और दूसरा मास अर्थ हो, तो उस केस में ये ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग को इजीली दिखता है कि एप्पल जो है वो नीचे को गिर रहा है, ठीक। तो आज हम लोग ने पढ़ा इंट्रोडक्शन, ग्रेविटेशनल लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वन डायमेंशन, ग्रेविटेशनल लॉ इन टू डायमेंशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ एंड सम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।